हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हम इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट कर चुके हैं और आज इसकी सेकंड क्लास है और आज हम फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। तो कल मैंने मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया था और आज हम थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक मटेरियल की अगर कुछ बची हुई बातें हैं तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक सर्किट का मतलब यही है बच्चों कि आप मैग्नेटिक मटेरियल यूज करो और उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी है, कौन सी चीजें यूज में आएगी, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें हम लॉसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉसेस की। तो हम उसमें लॉसेस की बात करेंगे। जैसे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो बच्चों उसमें लॉसेस होते ही हैं। एक लॉसेस के बारे में मैं कल आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जिसका नाम था हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होते हैं, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि बच्चों कोई भी हम मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो उसके अंदर जब भी फील्ड क्रिएट होता है तो उसमें दो टाइप के लॉसेस हो सकते हैं। एक तो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं जो मैं कल डिस्कस किया था, और एक होते हैं एडी करंट लॉसेस। क्या होते हैं? एडी करंट लॉसेस। तो इन दो लॉसेस के बारे में हमें डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक मटेरियल में ये जो दो लॉसेस हैं ये कैसे और कब होंगे। ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस कर चुका था। ठीक है, और एडी करंट के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जनरल जो फॉर्मूला है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉसेस का, जनरल फॉर्मूला हम ऐसे डिनोट करते हैं PH इक्वल टू KH F BM का पावर X। अब एक चीज ध्यान रखें, आगे बच्चों जहां भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा हिस्टैरिसीस लॉसेस आएंगे, चाहे मेजरमेंट के अंदर आ जाए, चाहे EDC के अंदर आ जाए, चाहे पावर सिस्टम में आ जाए, हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, वो जनरली यही रहेगा। समझ गए बात को? और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है KH F BM X। अब BM की अगर बात करें तो बच्चों ये है जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम नैरो से नैरो BH लूप लें, और उसके लिए डिपेंड करता है क्योंकि नैरो BH लूप होगा तो हिस्टैरिसीस लॉसेस भी हमारे कम होंगे। ठीक है, अब बच्चों आपने कोई मटेरियल चूज कर लिया, आपने मान लो कोई भी मटेरियल ले लिया, मान लो आयरन ले लिया, तो अब आयरन की मैंने कल आपको बताया था कि आप ये जो पॉइंट मैंने कल बताया था कि ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अब आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये वो पॉइंट है किसी भी मटेरियल का, बी मैक्सिमम पॉइंट है ये। इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे BM की बात करें तो BM आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगा मटेरियल के अंदर। और F बच्चों आपने मटेरियल में जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, और KH आपका मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है, KH आपका मटेरियल हिस्टैरिसीस कांस्टेंट कह दो। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। कहने का मतलब कोई भी आप मटेरियल लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एक तो उस पे डिपेंड करेगा, और एक कोर की क्वालिटी पे। कोर की क्वालिटी भाई आप अगर आयरन मटेरियल ले रहे हो या कोई और मटेरियल ले रहे हो तो BH लूप तो अलग अलग आएगा ना, तो क्वालिटी तो अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये KH डिपेंड करेगा एक तो वॉल्यूम पे और एक क्वालिटी पे। वैसे कई बुक के अंदर बच्चों यहाँ फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम भी दिखाया हुआ है, V से मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहो तो V भी दिखा सकते हो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मशीन में हमें जनरली इन दो चीजों की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब हिस्टैरिसीस लॉसेस आप समझ गए कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब आप लोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो उसमें जितना ज्यादा बड़ा BH लूप होगा हिस्टैरिसीस लॉसेस उतने ही ज्यादा होंगे। कहने का मतलब एक टाइप का पावर लॉसेस है। ठीक है, और ये किसके कारण क्रिएट होता है? ये रेजिडुअल फ्लक्स जब रह जाता है, आप इंटेंसिटी 0 कर देते हो, ये बात मैंने कल बताई थी।
तो इसके अंदर जो होने वाले लॉसेस हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे? एक तो डिपेंड करेंगे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे, एक डिपेंड करेंगे मटेरियल के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, और KH तो हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, और x यहाँ पे क्या है? देखो बच्चों, x एक कांस्टेंट है जिसे स्टेनमेंज कांस्टेंट कहते हैं। अपने स्टेनमेंज जो कांस्टेंट है बच्चों, इसका वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में वेरी करता है, लेकिन आपने ज्यादातर किताबों में देखा होगा कि 1.6 लिखा होता है, क्योंकि जनरली हम क्या लेते हैं? 1.6 लेते हैं। और उसको 1.6 लेने का कारण भी यही है बच्चों, क्योंकि हम ज्यादातर सॉफ्ट आयरन मटेरियल प्रेफर करते हैं, या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बात करूं तो CRGO मटेरियल प्रेफर करते हैं, है ना? ठीक है, तो जनरली हम क्या लेते हैं? x का वैल्यू 1.6, फॉर्मूला याद रखो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडी करंट लॉसेस की। बड़ा ही बारीकी से समझो बतो, आसान से समझना। देखो इधर, ये मैंने वैसे प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन मैं आपको अलग से प्रेजेंटेशन बना के बताता हूँ। पहले तो बच्चों एडी का मतलब समझ लो। देखो हिंदी में इसको कहते हैं भंवर धारा। भंवर का मतलब ये है कि कभी आपने नहर के अंदर या कहीं पे भी पानी आते हुए देखा होगा पुल से। जब पानी आता है बच्चों, मान लो इधर से पानी आ रहा है, तो आपने पुल से जैसे ही पानी गिरता है तो वहां पे कुछ ऐसे घेरे से देखे होंगे। इन घेरे को हम कहते हैं भंवर। क्या कहते हैं? भंवर। इसका मतलब यहाँ पे भंवरों के कारण उत्पन्न धारा के कारण जो लॉस होते हैं उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। अब देखो ये होंगे कैसे, चलो आओ बात करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने ना एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया आपके सामने, मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हम कोई कोर बनाएंगे या कोई भी मशीन डिजाइन करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही लेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात आओ, मान लो मैंने ये आयरन ले लिया, ठीक है, और ये जो आयरन है मैंने किसके अंदर रख दिया? फील्ड के अंदर। किसके अंदर रख दिया बच्चों? ये फील्ड लाइन है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने उसके अंदर ये मटेरियल रख दिया। चलो ठीक है, अब एक बात आओ, आयरन में बच्चों अगर मान लो कभी मैं करंट लगाऊं तो क्या आपको करंट आएगा? क्या आएगा? करंट बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर ये जो मैंने शीट ली है यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मान लो आयरन की शीट है, तो आयरन एक कंडक्टिंग मटेरियल भी है। बात करेक्ट है? क्यों? क्योंकि इसमें करंट आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छा है, ये बात भी सही है। तो अब एक मेरे को बात बताओ, आप जैसे ही किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप जो फील्ड जनरेट करोगे, अगर फील्ड आपका साइनोसॉइडल नेचर का है तो उससे जनरेटेड फ्लक्स भी साइनोसॉइडल नेचर का होगा, और वो टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो इस कोर में जगह जगह पे क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहने का मतलब वोल्टेज आएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई मेरे पास आयरन का मटेरियल है और मैंने उसके अंदर वोल्टेज जनरेट कर दी, तो आप एक बात बताओ, क्या इस आयरन मटेरियल का कोई रेजिस्टेंस होगा? क्या? क्योंकि ये पोल तो बनाएगा प्लस माइनस। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका कोई रेजिस्टेंस होगा? क्या? हाँ, इसका रेजिस्टेंस होगा। अब एक बात बताओ, वोल्टेज जनरेट हो गई और आर्मेचर इसका सॉरी कोर का हमें रेजिस्टेंस हमें पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो थोड़ा बहुत आरई भी होगा। अगर थोड़ा बहुत आरई भी है और वोल्टेज भी है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इस शीट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? तो वो करंट जब फ्लो होता है, जिस रास्ते से फ्लो होता है, वो रास्ता एक क्या बनाता है? एडी करंट बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? भंवर धारा। एक बार फिर सुनो, मैंने बोला कि आपने कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की शीट जो है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। जैसे ही आपने फील्ड में रखी बच्चों, तो अगर फील्ड आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस पूरे शीट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर आपने ये आयरन की ली है तो बच्चों इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। इसका मतलब इस ईएमएफ के कारण और इस रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि आपको वोल्टेज पता है, आर ही पता है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? क्या होगा? इसी करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। और एडी करंट का जो पाथ होता है
वो कुछ इस टाइप से होता है, प्लस से माइनस की तरफ, और उसे हम दिखाते हैं एडी करंट से। अब देखो, एडी करंट जो होता है उसके जो एडी लॉसेस हैं, जनरली अगर मैं बात करूं तो बच्चों उसे ई स्क्वायर बाई आर ई से दिखाते हैं। सर ई स्क्वायर बाई आर ई से क्यों दिखाते हैं भाई? पी ई बराबर आई स्क्वायर आर ई से भी से तो दिखा सकते हैं ना, कि नहीं दिखा सकते? एक बात बताओ, आई स्क्वायर आर ई से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम प्रेफर नहीं करते। ये फॉर्मूला हम इसलिए नहीं प्रेफर करते बच्चों, जरा एक चीज बताओ, यहां पे इस सर्किट में अगर आर ना हो, मान लो कि इस कोर का, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा कि भाई यही फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, मैंने आई स्क्वायर आर ई क्यों नहीं लिखा? अगर बच्चों ये मटेरियल है, इसके अंदर अगर मान लो रेजिस्टेंस ना हो, तो क्या मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ईएमएफ बच्चों रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ईएमएफ तो डिपेंड कर रहा है मेरा किस पे? अप्लाइड फील्ड पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरा जो एडी करंट लॉसेस है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब आर का ई से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों यही चीज होती है, जब भी आप दो पैरामीटर लिखते हो, आप प्रोपोर्शनल जो चीज लगाते हो उसमें एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये मान लो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो मैं ये फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने ये लिखा पीई बराबर आई स्क्वायर आर ई लिख दिया मैंने, अब एक बात बताओ, क्या ये जो एडी करंट है, अगर मेरा इस सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या कभी करंट फ्लो हो पाता? क्या कभी नहीं फ्लो होता। इसका मतलब आई आर ई पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर आर चेंज करते हो तो आई चेंज होता है। इसका मतलब आई आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला प्रेफर नहीं किया जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला प्रेफर किया जाएगा ये। समझिए बात को? तो ये तो हो गई एडी करंट, समझ में आ गया? ओके। अब बच्चों एडी करंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है। देखो ये तो फॉर्मूला मैंने वैसे बना दिया, कैसे? जैसे लॉसेस होते हैं ना, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर, ये तो वो फॉर्मूला है। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एडी करंट इक्वल टू के ई। ये फॉर्मूला याद रखना है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बी एम वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, टी हो गई मटेरियल की थिकनेस की, कितना मोटा मटेरियल आपने लिया है। ठीक है? या बच्चों आपने मटेरियल साइंस अगर पढ़ा है तो मटेरियल साइंस में इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आप नहीं भी याद करो तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान दें, एडी करंट जो है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मैं आपको सिलिकॉन के अंदर बता रहा था। क्योंकि बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, आपको आगे। तो ये बस इतना चीज ध्यान रखो कि एडी करंट लॉसेस रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो आप एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हो। ठीक है? अब बच्चों हमारा यहाँ पे टारगेट है कि मुझे एडी करंट लॉसेस कम करने हैं। ठीक है? अब ये मैं मेरा टारगेट कैसे पूरा करूंगा? तो ये मैं टारगेट पूरा करूंगा बच्चों आर ई को बढ़ाकर। अगर मैं एडी रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो मेरा एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये कैसे करेंगे? आओ आगे देखते हैं। देखो इधर, हिस्टैरिसीस जो लॉसेस है बच्चों, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं स्पेशल टाइप का मटेरियल चूज करके। स्पेशल टाइप कैसे बच्चों? हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसका बीएच लूप नैरो। चलो, हिस्टैरिसीस लॉसेस तो हमारा मटेरियल चूजिंग पे रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों अगर आपने कोई मटेरियल ले लिया, अभी भी उसका बीएच लूप वाइड है, मान लो कि चौड़ा है, तो आप क्या करोगे? उसमें सिलिकॉन मिला दोगे और 3 से 5% सिलिकॉन मिलाओगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, सिलिकॉन बच्चों मेनली जो सिलिकॉन मिलाने का पर्पस है, मेन पर्पस है हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करना। लेकिन ये सिलिकॉन, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण ये एडी करंट लॉसेस को भी कम कर देता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि बस एक चीज ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टिविटी कितनी होती है बच्चों?
ये मैंने आपको सर्किट थ्योरी में भी बताया था। इसका मतलब ये एडी करंट लॉसेस को भी कम करता है, लेकिन बच्चों हम सिलिकॉन एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हमारा प्राइमरी पर्पस कभी नहीं होता मशीन में। हमारा प्राइमरी पर्पस सिलिकॉन मिलाने का होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करना। ठीक है, ओके। एडी करंट लॉसेस रिड्यूस बाय यूजिंग लैमिनेशन। अब ये लैमिनेशन क्या होता है, कईयों को ये पता नहीं होगा। देखो बच्चों, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारी प्लेटें होती हैं, आपको पता है, एक दूसरे पे चिपकाई होती हैं, है ना। तो इन प्लेट्स को ही हम लैमिनेशन कहते हैं, कि आप एक से ज्यादा प्लेट्स आपस में चिपका रखी है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैमिनेशन। अब ऐसे कैसे होगा, देखो बच्चों, जब हम लैमिनेशन करेंगे तो हम इसके बीच में ना एक इंसुलेटिंग मीडियम डाल देंगे। ये जो लाल वाला मटेरियल है बच्चों, ये इंसुलेटिंग मीडियम है। अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसुलेटर आप डालोगे तो क्या उसका आर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा। अगर बच्चों उसका आर ज्यादा हो गया तो क्या एडी करंट लॉसेस कम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। यही हमारा टारगेट है। हम लैमिनेशन करते हैं, एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे रखते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, लैमिनेशन कर देते हैं, मतलब कोई भी कर देते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर जनरली वेर्निश टाइप का लैमिनेशन किया जाता है। सर वेर्निश करते हैं, माइका भी सुना है आप लोगों ने। माइका बच्चों वहां किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग की दिक्कत हो। अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आपने शायद छोटी क्लास से क्या बीटेक में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर को, जहां पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज में लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जनरली ये जो मटेरियल है ये वेर्निश टाइप का मटेरियल है। ओके, अब एक चीज और सुनो, आपसे पूछेगा कि जब ट्रांसफार्मर में आप इंसुलेशन यूज में ले रहे हो तो ये मोटा होना चाहिए या जो ये आयरन की कोर है ये मोटी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ बच्चों, हमारा टारगेट है परमिएबिलिटी हाई रखना, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई रखना। अगर आपने इंसुलेशन बहुत ज्यादा ले लिया बच्चों, तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने इंसुलेशन बहुत ज्यादा ले लिया तो मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और वो हम चाहते नहीं। इसलिए हमारा टारगेट है एडी करंट लॉसेस ज्यादा होते भी नहीं, तो ज्यादा नहीं होते तो हम ज्यादा बड़ा इंसुलेशन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। एक पतली सी परत होगी, आप चाहे चौक लगा सकते हो, चौक होती है ना, दो प्लेटों के बीच में चौक लगा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही पतला इंसुलेशन लेते हैं, क्योंकि मोटा इंसुलेशन लेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, जो हम कभी नहीं चाहते। अब सुनो इधर, इंसुलेशन लेने से आर ही बढ़ेगा तो एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जब मान लो कि यहाँ पे प्लस माइनस आपका एडी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ तक तो बड़ा आसानी से जाएगा, लेकिन जैसे ये यहाँ पे एंटर करेगा इसको आगे जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आर आई है। इसका मतलब करंट को एक बार कम करेगा, फिर यहाँ जाएगा बड़ा आसानी से, फिर आगे दिक्कत। तो इस टाइप का पाथ हम दे देते हैं किसको बच्चों, एडी एडी करंट को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आर बढ़ेगा और आपका एडी करंट लॉसेस कम होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा अजीब सी टर्म आई है कि यार एडी करंट लॉसेस कम करने हैं तो आर ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। और इंसुलेशन किसका करते हैं, पतली एक परत होती है, वेर्निश का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीएस भीमरा वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें वेर्निश मटेरियल के बारे में लिखा है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो ज्यादातर वेर्निश ऑप्शन दिया होता है। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, अभी मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि सिलिकॉन, देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, आप घबराओ नहीं, क्वेश्चन आएगा आगे, तब मैं क्लियर करूंगा कि आंसर कैसे टिक करना है। सिलिकॉन बच्चों हम मेनली किसके लिए मिलाते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए, लेकिन ये एडी करंट लॉसेस को भी रिड्यूस करने में सहयोग करता है। लेकिन एडी करंट लॉसेस को मेनली रिड्यूस किया जाता है लैमिनेशन प्रोवाइड करके। जब आप लैमिनेट करते हो और उसके बीच में इंसुलेशन लगाते हो, तो ये चीज अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी नेटवर्क में मैंने आपको बताया था
कि 6.4 इंटू 10⁻² ओम मीटर होती है, तो बहुत ज्यादा हाई है। और हाई होने से क्या होगा, आपके एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। ये तो थे बच्चों आपके लॉसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप भी ट्राई करो बच्चों, आंसर मैंने एक भी टिक नहीं किया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट, कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल चूज करोगे। तो परमानेंट मैग्नेट की बात आ गई तो आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल चूज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो हार्ड के अंदर कास्ट आयरन, आयरन हार्ड के अंदर आता ही नहीं। सिलिकॉन स्टील भी हार्ड के अंदर नहीं आता। सिलिकॉन स्टील अभी हम डिस्कस कर रहे थे। स्टील होता क्या है, ओनली स्टील होता तो बात अलग थी, ये सिलिकॉन स्टील है, इसका मतलब ये बेटर मटेरियल है। बेटर मटेरियल का मतलब है कि ये एक टाइप का सॉफ्ट टाइप का मटेरियल है। परमेलॉय मैंने कल ही बताया था सॉफ्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे एक ही आंसर आता है, कोबाल्ट स्टील। आंसर क्या आएगा, कोबाल्ट स्टील। इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बच्चों हम क्या प्रेफर करते हैं, कोबाल्ट स्टील प्रेफर करेंगे। ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा, कास्ट आयरन नहीं आएगा, सिलिकॉन स्टील नहीं आएगा, परमेलॉय नहीं आएगा। परमानेंट मैग्नेट बनाने का मतलब हार्ड मटेरियल तो कोबाल्ट स्टील हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा एलनिको मैंने बताया था, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एलनिको, है ना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो कोबाल्ट वर्ड आ गया तो हम ये चूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉपर सिल्वर डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से फटाफट आप भी बताओ कि कॉपर सिल्वर और डायमंड किसके एग्जाम्पल हैं। आंसर आ गया, कॉपर सिल्वर डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ। कल ही बताया था भाई, कॉपर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ही अच्छा बंदा है, लेकिन मैग्नेटिज्म का बहुत ही बुरा बंदा है ये। सिल्वर इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा है, लेकिन चुंबकता मैग्नेटिज्म का बहुत ही बुरा है। और डायमंड की तो बात ही क्या करनी है, ये तो सबका ही बुरा है। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर आ जाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर किसका एग्जांपल है, डायामैग्नेटिक का। सिल्वर किसका है, डायामैग्नेटिक का। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। आपको बताना इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके बने होते हैं, फटाफट आंसर दो। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, कई जनों ने टिक कर दिया होगा। यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मैग्नेटिक मटेरियल इज ए मेड ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। इतना तो क्लियर है कि खाली स्टील हम यूज में नहीं लेते बच्चों। अगर स्टील यूज में लेंगे तो CrGO होगा या सिलिकॉन प्लस स्टील होगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन दोनों ही एलिमिनेट कर दो। सॉफ्ट आयरन यूज में लेते हैं, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आपको करंट भी तो फ्लो करवाना पड़ेगा उसके अराउंडिंग में, है ना, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन कोर विद करंट पासिंग अराउंड इट। समझ गए कहानी। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, कोबाल्ट स्टील आएगा। देखो बच्चों, आपको ये चीजें कोई नहीं बताता, आपको दिमाग से थ्योरी को समझ के आंसर टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले का कोबाल्ट स्टील, दूसरे का डायमैग्नेटिक, और तीसरे का सॉफ्ट आयरन कोर विद करंट पासिंग अराउंड इट। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ, ये देखो भाई, अब क्वेश्चन बिल्कुल अटके है, लेकिन आप दिमाग से करोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली मेड फ्रॉम। अब पहले तो एक चीज ध्यान रखो, क्या मैंने ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप वे पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया सर। अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप होती है ये किस टाइप के मतलब डिवाइसेस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब है कि इनमें ऑसिलेटर्स और ये सब सारी चीजें होंगी। इनमें जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप का ट्रांसफार्मर लगेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो मटेरियल है
इसके अंदर हम फेराइट मटेरियल यूज करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि फेराइट मटेरियल हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो अब आप बताओ कि कौन सा मटेरियल होगा। एक ही एग्जांपल बताया था शायद मैंने फेराइट के अंदर है, और वो एग्जांपल था हमारा Fe3O4। इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड आंसर होगा, क्योंकि आयरन हम लेंगे नहीं, ये तो फेरो है। सिलिकॉन आयरन अगेन फेरो, और नन ऑफ दिस आएगा नहीं। फेरिक ऑक्साइड हमें दिया हुआ है, तो आंसर विल बी सी। एसएससी 2017 क्वेश्चन था ये। आगे वाला क्वेश्चन फटाफट देख के आंसर टिक कर दो बच्चों। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। ए मटेरियल विच इज स्लाइटली, हाँ ये मैं थोड़ा बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम में आया था वो गलत दिया हुआ था। हालांकि वहां पे रिपेल्ड लिखा हुआ था, रिपेल्ड नहीं आएगा, क्योंकि रिपेल्ड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आंसर दिया था वो आंसर गलत होगा फिर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया है। ए मटेरियल विच इज स्लाइटली अट्रैक्टेड, कहने का मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट हो बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज। तो बच्चों डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल ही नहीं होता। पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसे मटेरियल को, एल्यूमिनियम वगैरह, जब आप ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक तो पूरी तरह से अट्रैक्ट होता है। करेक्ट है। और फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल क्या है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, परमालॉय सॉरी गोडेलिनियम, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा। तो देखो बच्चों, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसका मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छा हो। इसका मतलब आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखना है। आप ये बताओ, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, करेक्ट है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन हटा दो, ये नहीं होगा। आयरन पैरामैग्नेटिक है, सॉरी फेरोमैग्नेटिक है, करेक्ट है। कोबाल्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पे नहीं होगा। आयरन, कॉपर, निकल, फिर हाँ यहाँ पे देखो निकल, कोबाल्ट, स्टील। अब यहाँ पे थोड़ा देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इनमें से चूज करना है। यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों आयरन, कोबाल्ट और जिंक, क्योंकि आयरन अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक भी होता है। ठीक है। कॉपर तो आएगा नहीं ना, कॉपर तो डीमैग्नेटाइज हो गया, ये पैरामैग्नेटाइज हो गया। हाँ निकल, कोबाल्ट ठीक है, लेकिन स्टील एक हिसाब से है तो वैसे आयरन ही ये भी। ओके, तो आयरन, कोबाल्ट और जिंक, नहीं सॉरी, आयरन, कोबाल्ट, जिंक नहीं। यहाँ पे स्टील भी तो क्या होता है, स्टील भी तो बच्चों आयरन ही होता है। स्टील भी क्या होता है, आयरन होता है, जिसमें 1% कार्बन हो जिस आयरन में, वो क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। तो ये आ जाएगा आपका निकल, कोबाल्ट और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन। देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपने ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था। ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट है। बी बराबर होता है म्यू एच, करेक्ट है। और ये 3 रिलेशन हमने पढ़े थे। अब बच्चों इन्हीं रिलेशन से हम ऊपर वाला रिलेशन बनाएंगे। देखो जरा इधर, अगर मैं बच्चों यहां से ये बी लूं तो म्यू की जगह मैं रख सकता हूं म्यू नॉट म्यू आर, रख सकता हूं। एच मैंने इधर ले लिया बी बाई एच, मैंने रख दिया म्यू नॉट म्यू आर।
अब बच्चों एक बात सुनो, यहां से म्यू आर निकालो। जब आप यहां से म्यू आर निकालोगे तो आपके पास आएगा XM प्लस 1, मतलब ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ओके, अब ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी है M/H, तो मैंने यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को लिख दिया M/H। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कुछ नहीं करना, H मैंने LCM लिया, H से H मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और इन द एंड मेरे पास जो रिलेशन निकल के आया वो म्यू नॉट M प्लस H निकल के आया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। A coil wound over an iron carries certain current। भाई कोई भी आयरन पीस है, ठीक है, और उस पे कोई भी कोयल लपेट रखी है। कोयल का मतलब वाइंडिंग है, कोई भी कोयल है। कैरी सर्टेन करंट एंड एस्टेब्लिश फ्लक्स इन रिंग। कहने वाला फ्लक्स जो है वो रिंग के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द एरिया ऑफ ट्रांसेक्शन, सॉरी क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम बच्चों पूरा एरिया नहीं लेते हैं, हम क्या है छोटा सा एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है। तो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग इज डबल, अच्छा कोई रिंग है, सॉरी रिंग ले रखी है और इस रिंग पे कोई कॉइल लिपटी हुई है। इसने बोला है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो फ्लक्स डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इजी है बच्चों, बिल्कुल ही आपको पता होगा फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, φ/A होता है। फाई का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप रिलेशन बना लोगे B2/B1 बराबर A1/A2। लेकिन हमें बोला है कि एरिया कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया? डबल। इसका मतलब 2A1, तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो B2 बराबर हमारे पास क्या आया? 1/2B1 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। ओके, ये तो हो गई हमारी लॉसेस के बारे में। अब बच्चों हम थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे मशीन के अंदर, तो उन टर्मिनोलॉजी को कई आपको पहले ही पता है और कई आपको नहीं पता है, तो जान लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट वही होता है बच्चों जिसमें क्लोज पाथ हो और फील्ड फ्लोस के, मतलब फ्लक्स लाइंस फ्लोस के, है ना, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। ये जैसे मैंने बच्चों कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोर दिखा रखी है आपको, और ये मैंने एक छोटा सा एरिया ले रखा है, और छोटा एरिया ही लेते हैं बच्चों हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस एरिया को आप ऐसे दिखाओगे 3D के अंदर, ये कुछ इस टाइप की एक प्लेट आएगी पतली सी, और ये जो एरिया है बच्चों ये नॉर्मल होता है फील्ड के। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो फील्ड यहां से आएगा, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और यहां से निकलेगा। इसका मतलब बच्चों जहां से फील्ड निकले हम तो वो एरिया लेंगे, है ना, पूरा लेंगे तो वो तो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे हम स्मॉल। और इसमें ये जो फ्लक्स हो रहा है ये फाई हमने मान लिया। अब ये डायरेक्शन कैसे आई है, ये डायरेक्शन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, वरना मैं आगे तो बताऊंगा ही बच्चों की ये फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर क्यों ली। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो कोर है इस कोर में एक चीज नोटिस करो, अगर आपको फ्लक्स की डायरेक्शन लेनी है तो ये जो वाइंडिंग का लपेटा है ये आपको दिख रहा है। दिख रहा है मतलब वाइंडिंग का लपेटा ऊपर की तरफ है, ऊपर से पीछे आ रहा है। अब पीछे की तरफ आ गया, दिख नहीं रहा आपको, फिर ये ऊपर से आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कोर को पकड़ना है आपके हाथ से, ठीक है। और आपके हाथ का जो अंगूठा है वो सीधा रहना चाहिए, और आपको ये फिंगर ऐसे घुमाने हैं, ऐसे घुमाने हैं, चारों फिंगर ऐसे घुमाने, और बीच में पकड़ लेना कोर को, क्योंकि ऊपर से है, ऊपर से है तो आप ऊपर से हैंड घुमाओगे। जैसे ही आपको घुमाओगे अंगूठा आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा तो आपका राइट हैंड ग्रिप रूल आप जब लगाओगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर ही दिखेगा। बाकी मैं कल वीडियो मतलब मेरा इमेज डालूंगा तब मैं आपको और भी बता दूंगा, ठीक है। फाई फ्लक्स डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल से हम निकाल सकते हैं, ये कल मैं आपको बता दूंगा जब मैं स्क्रीन पे
कैमरे के साथ आऊंगा, ठीक है। कहीं कहीं मैं स्क्रीन पे कैमरे के साथ आऊंगा क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ है। अब देखो इसमें क्या क्या टर्म है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएमएफ की, क्योंकि जब भी बच्चों मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो एमएमएफ की बात होती है। एमएमएफ का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखो एक चीज सुनो, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा है और इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो, क्योंकि सर्किट बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं, बोलते हैं सर्किट ही तो है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों कि सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उस फोर्स का नाम है ईएमएफ। करेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी तरह बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट में बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट की तरह होता है फ्लक्स, और इस फ्लक्स को चलाने के लिए मेरे को एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, समझ गए बात को कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को चलाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को चलाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, इन इलेक्ट्रिक सर्किट वही सेम चीज है, करंट और ये। अब एमएमएफ होता क्या है, एमएमएफ होता है बच्चों एन इंटू आई। एन क्या है, एन है बच्चों, आपने मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया तो उस पे आपने कोई वाइंडिंग लपेटी, तो वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और उसमें करंट कितना आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, एमएमएफ कहलाएगा। इसका मतलब एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इनटू आई। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर टर्न। कई बार बच्चों एग्जाम में आपको एम्पियर टर्न ना देके खाली एम्पियर लिख देगा, तो ये भी करेक्ट है। वैसे ज्यादा करेक्ट है एम्पियर टर्न, लेकिन अगर एम्पियर भी लिख दे तो वो भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, जैसे अपने एन की बात करें, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न, क्या कभी इसकी कोई डायमेंशन होती है क्या? भाई अपने नंबर ऑफ टर्न बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या इसकी कोई डायमेंशन होती है, कोई विमा होती है? नहीं होती। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो मैं क्या बोलता हूं, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर। इसका मतलब डायमेंशन होती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी आप यूनिट लिखो तो विदाउट डायमेंशन वाली चीजों को आप हटा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो एक संख्या है, वो कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे ज्यादा करेक्ट अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो पहला यही टिक करोगे आप। लेकिन एक क्वेश्चन देखा था मैंने, किसी बीएसएनएल एग्जाम में था, तो उन्होंने एम्पियर करेक्ट माना था। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये वाला दिया ही नहीं था। समझ गए कहानी। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैं कल भी बता चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एमएमएफ क्या है बच्चों, एनआई है। एनआई है तो आप एनआई अपॉन एल लिखोगे। यूनिट क्या आएगी, याद रखनी है बच्चों, एम्पियर टर्न पर मीटर। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, टर्न हटा सकते हो, ध्यान रखना जहां जहां टर्न आए वहां वहां आप हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक नंबर है। अब लेंथ तो मीटर सेंटीमीटर ये सब लिखी जाती है। अब सुनो इधर, ये बच्चों लेंथ कौन सी ली है कि भाई आपने मान लो कोई कोर ली है, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, तो अब इस कोर के अंदर बच्चों 3 लेंथ हो सकती है। भाई एक ये वाली लेंथ होगी, बाहर से ले लो, एक बच्चों अंदर वाली ले लो। लेकिन हम ये वाली लेंथ नहीं लेते बच्चों, हम क्या है, जो कोर होती है उसकी मीन लेंथ लेते हैं। मीन लेंथ का मतलब, ये जैसे कोर है कोई आयरन मटेरियल की, मीन लेंथ का मतलब होता है आप ये वाली लेंथ लेते हो बच्चों, क्योंकि लेंथ तो 3 बनेगी ना, एक तो ये बनती है, ये लेंथ हम लेते हैं, एक लेंथ ये बनेगी, ये भी नहीं लेते, और एक लेंथ बाहर से भी बनती है बच्चों, वो ले लो। तो ये कौन सी लेंथ है, ये मीन लेंथ है। हालांकि वैसे क्वेश्चन में इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ कितना एमएमएफ जनरेट हुआ है, क्योंकि जितना एमएमएफ होगा, कल मैंने आपको बताया था, उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा। आओ आगे बात करें। रिलेक्टेंस, देखो बच्चों रिलेक्टेंस के बारे में आप वाकिफ हो, सर्किट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
रिलक्टेंस वो चीज है जो फ्लक्स का अपोज करे। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज कौन करता है? रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस का फॉर्मूला है L अपॉन म्यू ए, या रिलक्टेंस को हम लिखते हैं एमएमएफ अपॉन फाई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर टर्न पर मीटर। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको पता भी है। वैसे L होता है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, कि भाई कौन सी लेंथ लेनी है? मीन लेंथ, वो मैंने बता दिया। परमिएबिलिटी, और एरिया कौन सा लेना है? क्रॉस सेक्शन एरिया वो लेना है जिसमें फ्लक्स आपका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया तो इसके 90 डिग्री पे आपका क्या होगा? फ्लक्स होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन परमियंस। क्वेश्चन क्या आता है? जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो मैं आगे मैंने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? तो उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में होता है परमियंस। देखो परमियंस क्या है? 1 अपॉन रिलक्टेंस। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? नेटवर्क में बताया था, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज करता है। रिलक्टेंस क्या करता है? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज करता है। इसका मतलब अगर बात करें बच्चों, तो रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस, अगर आपको रिलक्टेंस याद नहीं रहता तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस याद रखो कि यार इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस अपोज करता है। किसका? फ्लक्स का। तो ऐसे याद रख सकते हो। ये जो हम एनालॉजी अभी आगे पढ़ेंगे। और परमियंस क्या होता है? 1 अपॉन रिलक्टेंस। तो परमियंस की यूनिट पूछ ले बच्चों, तो रिलक्टेंस की यूनिट अभी आपने देखी थी, एम्पियर टर्न पर वेबर थी, तो इसकी क्या हो जाएगी? उल्टा कर दो, वेबर अपॉन एम्पियर टर्न। फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी होती है फाई अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बताने की जरूरत है ही नहीं, फाई फ्लक्स है बच्चों, इसकी यूनिट होती है वेबर। अब आ जाओ बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखो कि ये चीज आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो पहला कारण जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा बच्चों, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, आपने हर बुक में देखा होगा चार्ट बना होता है। इसको पढ़ने का कारण एक ही है बच्चों, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आप फटाक से जवाब दे दोगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं क्लास में जाके पूछूं कि फ्लक्स क्या होता है, तो बहुत से बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मैं किसी से पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो इजीली बता देते हैं। मैं पूछूं रिलक्टेंस क्या होता है, तो बहुत कम जवाब देते हैं। इसलिए बच्चों, इसको पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पता है तो आप मैग्नेटिक सर्किट को याद करने में इजी रहता है, ठीक है। ओके, अब देखो एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। जैसे मैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले मुझे फोर्स चाहिए और लोड चाहिए। तो लोड होगा रेजिस्टेंस, फोर्स होगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और करंट को चलाने के लिए हमें फोर्स चाहिए ईएमएफ। उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? एमएमएफ होगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका फ्लक्स है, सॉरी करंट है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? फ्लक्स। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज कौन करता है? रिलक्टेंस। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में कौन होता है, क्या होता है? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पाथ बनाता है करंट, और मैग्नेटिक सर्किट में पाथ किसका होता है? फ्लक्स का। रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन आई। रिलक्टेंस क्या होता है? एमएमएफ अपॉन फाई। तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर टर्न पर वेबर। ध्यान रखना, इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। कोई भी मान लो एल लेंथ का कंडक्टर जब आप लेते हो तो याद होगा सर्किट में मैंने बनाया था, रो एल बाई ए। रो है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपको पता है कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिखूंगा।
ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है, कोई भी आप मैग्नेटिक कोर लोगे तो उसके लिए रिलेक्टेंस लिखा जाता है L अपॉन म्यू है। अब सुनो इधर ध्यान से, अगर बच्चों इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो लेंथ तो दोनों की सेम है भाई, कोई भी मटेरियल ले रहे हो लेंथ तो वही है, एरिया भी वही है। इसका मतलब कंपेयर करें तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, मैग्नेटिक सर्किट में उसी तरह क्या होता है, परमिएबिलिटी होती है। अब आपको समझने में आसानी होगी बच्चों कि परमिएबिलिटी है क्या, ये वर्ड क्या है। देखो बच्चों, कंडक्टिविटी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। कंडक्टिविटी ये बताती है कि अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो करंट बड़ा इजीली जाता है उसमें से। उसी तरह परमिएबिलिटी ये बताएगी कि जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है उसमें फील्ड इजीली जाएगा, फ्लक्स इजीली जाएगा। समझ गए कहानी? अब तो कोई डाउट नहीं है। तो कंडक्टिविटी अगर पता है तो बच्चों परमिएबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में इस्तेमाल होती है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल होती है। ओके, नेक्स्ट आता है करंट डेंसिटी। नाम से पता चल रहा है डेंसिटी, इसका मतलब कोई भी एरिया होगा, करंट की डेंसिटी, इसका मतलब किसी गिवन एरिया में कितना करंट है उसे कहते हैं करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, यहाँ करंट की डेंसिटी, यहाँ फ्लक्स की डेंसिटी, और वही जो भी गिवन एरिया है उसके अंदर कितना फ्लक्स है। समझ गए कहानी? तो आपसे सीधा पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह करंट डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो आप बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट आपको पता ही है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको हम दिखा रहे हैं बच्चों साई से। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि कोई भी यूनिट लेंथ में कितना ईएमएफ है, समझिए बात को। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि यूनिट लेंथ में कितना एमएमएफ है, कि भाई कोई भी मटेरियल है उसकी मेन लेंथ में कितना एमएमएफ जनरेट हो रहा है। समझ गए कहानी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस आपको पता ही है J = 1/R मऊ, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमियंस होता है। आर की तरह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में कौन, रिलेक्टेंस, इसका मतलब रिलेक्टेंस का उल्टा। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों मैग्नेटिक सर्किट के। और तो देखो इधर, द फ्लक्स डेंसिटी अफेक्ट, यूपी 2016 का क्वेश्चन है कि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब बी किसको अफेक्ट करती है। पहला ऑप्शन देखो, ना तो हिस्टैरिसीस लॉसेस को, ना एडी करंट लॉसेस को, ओनली एडी करंट लॉसेस को, ओनली कोर लॉसेस को, ओनली हिस्टैरिसीस लॉसेस को। अब सुनो इधर बच्चों, कोर लॉसेस क्या होता है? कोर लॉसेस होता है दोनों का सम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा बच्चों तो उसमें दो लॉसेस फिक्स होते हैं, एक तो हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट। ठीक है, उन्हीं लॉसेस को हम कहते हैं कोर लॉसेस। तो बच्चों जो पीएच है ये भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एडी करंट लॉसेस भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आंसर तो आएगा दोनों। अब दोनों तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में हमें दे रखा है कोर लॉसेस, कोर का मतलब होता है दोनों। समझ गए कहानी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो आप, 2 मिनट का टाइम लो जल्दी से फटाफट।
ओके, तो कर लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, कि फ्रीक्वेंसी किस पे प्रभाव डालती है। तो अभी आपने फॉर्मूला देख ही लिया था बच्चों, पीएच जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, फॉर्मूला आपने देखा ही था। और एडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पे इफेक्ट डालती है। इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एडी करंट लॉसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोर कंस्ट्रक्शन टू। तो हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील क्यों यूज में लेते हैं भैया? तो सिलिकॉन का अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये करता तो दोनों को ही कम है, लेकिन अब ऑप्शन तो दिया नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि सिलिकॉन में मैंने आपको दोनों ही चीजें बताई थी। लेकिन बच्चों एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम एक अलग तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, लैमिनेशन, जो मेनली ये पर्पस होता है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहला जो हमारा मकसद रहता है, क्योंकि हमारे पास और तरीका नहीं है इसको कम करने का, तो पहला मकसद होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ गए कहानी कैसे टिक करना है? ओके, हालांकि करता दोनों ही है, लेकिन अब प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं जिसमें मैं दोनों टिक कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेशंस, ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कि भाई ट्रांसफार्मर की जो कोर है, अभी मैंने आपको बताया था कि वो इंसुलेटेड है एक दूसरे से, मतलब बीच में आपने वार्निश का इंसुलेशन इस्तेमाल किया। क्यों किया है? सॉरी, इसने पूछा कौन सा यूज में लेते हैं मटेरियल। अभी बताया था बच्चों वार्निश यूज में लेते हैं, डीएमआरसी 2017, आरआरबी 2015 और दिल्ली सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर इज ए लैमिनेटेड। ये ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं बच्चों, ये पटले क्यों बनाते हैं? तो टारगेट क्या है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन आप 100% मान के चलो किसी ना किसी के पेपर में आ ही जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, पूरी मशीन में जहां पे ये वाला शब्द आए कि लैमिनेट क्यों किया जाता है, एडी करंट टिक करना है। ओके, बात ही खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो बच्चों, फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर आप फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर आप जो भी मटेरियल यूज में लोगे वो कम मटेरियल यूज में लोगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये मत समझना कि सर ट्रांसफार्मर करवाया नहीं उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन मैग्नेटिक मटेरियल के ही हैं ये, लेकिन ट्रांसफार्मर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर मेड बाय CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, टू रिड्यूस। भाई किसको रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए, क्योंकि इसका BH लूप क्या होता है, नैरो होता है, प्लस सिलिकॉन भी इसके अंदर होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2015 क्वेश्चन। नेक्स्ट, फेराइट कोर, ये कल मैंने बताया था, फेराइट का मतलब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों, वही हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर वाला। ओके, फेराइट कोर आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टिविटी, हाई परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। देखो बच्चों, हाई रेजिस्टिविटी ही एक इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको स्पेशल बनाती है। लो पावर कैसे? भाई लो पावर का मतलब कल ही मैंने बताया था, क्योंकि फेरस ऑक्साइड के अंदर अगर देखें तो इसमें ओवरऑल क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो आपने अभी एडी करंट लॉसेस देखा था, तो लॉसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब पावर लॉस भी कम करता है। तो लो पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी टर्म इस्तेमाल होती है। हाई परमिएबिलिटी तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक की अच्छी होती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश 2016, यूपी 2015 का क्वेश्चन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट। फेराइट्स आर टाइप ऑफ, फेराइट किसका टाइप है बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप है। उत्तराखंड 2013 के एग्जाम में आया, मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप है ना फेराइट। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो। इफ ए कॉइल ऑफ 180 टर्न, मतलब एन दे रखा है 180, ओके, इज वाउंड यूनिफॉर्मली अवर वुडन रिंग, कोई वुडन रिंग है उसके ऊपर वाउंड है, हैविंग मीन सर्कमफेरेंस, मीन सर्कमफेरेंस 0.5 मीटर, इसका मतलब मीन लेंथ की बात कर रहा है। ओके, क्योंकि मीटर दे रखा है एरिया तो बोलेगा नहीं। ओके, विद करंट ऑफ 4 एम्पियर, विद ए करंट ऑफ 4 एम्पियर थ्रू द कॉयल, तो मध्य प्रदेश 2016 के अंदर H इक्वल टू NI/L, ठीक है। तो यहाँ पे 180 इंटू 4 अपॉन 0.5 कुछ नहीं है, डेटा रखो, आंसर आ जाएगा 1440 एम्पियर टर्न पर मीटर, कुछ नहीं है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच, पीएच का मतलब हिस्टेरेसी लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, पीएच किससे रिड्यूस होगा? बाय लैमिनेशन, लैमिनेशन तो एडी करंट को रिड्यूस करता है। बाय इंक्रीजिंग बी, तो बच्चों फॉर्मूला लिख लो सीधा, बी को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। बाय डिक्रीजिंग बी, बी को डिक्रीज करोगे तो हाँ डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब सी हो सकता है। बाय इंक्रीजिंग एफ, लेकिन बच्चों एफ को इंक्रीज करोगे तो एफ इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा, इसका मतलब बाय डिक्रीजिंग बी, तो आंसर हो जाएगा सी बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिवन यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर, डिफाइन विच टर्म ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, तो आपको पता ही है किसको, एच को, क्योंकि एच क्या होता है NI/L, एम्पियर टर्न पर मीटर, मध्य प्रदेश 2016। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड टोटल एम्पियर टर्न, टोटल एम्पियर टर्न मतलब एमएमएफ निकालना है, सीधी सी बात है। एम्पियर टर्न की बात कर दी एमएमएफ। इफ इन आयरन रिंग ऑफ मीन लेंथ, अब मीन लेंथ वेंथ का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक तो एन चाहिए एक आई चाहिए बस, ठीक है। तो एमएमएफ निकालना है, हैज एन एयर गैप ऑफ 2 mm, ए वाइंडिंग ऑफ 100 टर्न, ये हमारे काम की चीज है 100 टर्न, एंड करंट 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कुछ नहीं करना, एमएमएफ निकालना है, नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है, ऑप्शन में रखो, आंसर आ जाएगा 200। ओके, एमपी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यूपी 2014 में, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है, ध्यान रखें 2017-18 में इस टाइप का न्यूमेरिकल आया हुआ है एसएससी जेई के अंदर, मैंने और न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं इस फॉर्मूले पे, क्यों? क्योंकि ये आया हुआ है तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। आपको बोला है कि कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विच इज वाउंडेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आयरन कोर, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विच इज वाउंडेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आयरन कोर, और आपको दे रखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है, मीन लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूला याद होगा, सर्किट में मैंने बताया था, याद है क्या? L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। एसएससी जेईएन का जो पेपर देने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल इस पे आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेना इस पे। अब एक बात आओ, म्यू को हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट म्यू आर। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, म्यू नॉट आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर है, और म्यू आर हमें 1400 दिया हुआ है। अब हमें एरिया सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में बदलना है, तो बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, तो मैंने मीटर में बदल लिया, लेंथ को भी मीटर में बदल लिया, सारे डेटा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मैंने रख दिया n स्क्वायर,
ये मैंने रख दी म्यू नॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये? म्यू नॉट की, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू 1400 है, तो ये मैंने यहाँ पे म्यू आर रख दिया। और एरिया आपको पता ही है 5 × 10⁻⁴, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। और नीचे मैंने रख दी लेंथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 1.25 हेनरी, ओके। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भाई, देखो, कंडक्टेंस इज टू रेजिस्टेंस एज परमियंस इज टू। तो समझ में आएगा क्वेश्चन कि बोला कंडक्टेंस का रिलेशन जिस तरह रेजिस्टेंस से है, परमियंस का रिलेशन किससे होगा? तो बच्चों आपको मैंने बताया था G बराबर क्या होता है 1/R, और परमियंस क्या होता है 1/RL। RL का मतलब रिलक्टेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, परमियंस, एमएमएफ पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल। आप बताओ बच्चों, मैं अभी बताया तो 2 मिनट में। बच्चों ये जो साइकिल है ये किसको दिखाता है? ये साइकिल दिखाता है कितना लॉसेस हो रहा है। और कौन से लॉसेस बताता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस बताता है। इसका मतलब ये पर साइकिल ये डिनोट करता है कि कितने एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना पावर लॉस हो रहा है। समझ गए कहानी? तो आंसर आ जाएगा डी, और इसका आंसर आएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है बच्चों आपको। देखो, एक लिस्ट में तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेटा दे रखा है, एक लिस्ट में मैग्नेटिक सर्किट का डेटा दे रखा है, और आपको बोला मैच करो दोनों को। बच्चों, जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, तो इसका पहले का 2 आएगा। तो आप ऑप्शन में देख लो 2 इन 2 में है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ओके। नेक्स्ट बच्चों, जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है उस तरह मैग्नेटिक सर्किट में होता है परमियंस। तो इसका आएगा 3, तो मतलब 2 3। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर आ जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव म्यू आर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बच्चों मैंने कल ही बताया था कि म्यू आर वैसे तो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये पहला तो हट ही गया, और वेरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। मैंने बच्चों बोला था कि ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग 1 के पास ही रहता है, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। स्लाइटली मोर देन 1 ये होगा। इक्वल टू फेरोमैग्नेटिक ये तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 से। कल ही मैंने बताया था, यूपी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है भाई? रिटेंटिविटी कोई बताएगा क्या? ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली, कल मैंने BH कर बनाया था, ये वाला जो जोन था, ये वाला जो जोन है ना, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, SC वाला। द रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। ये बच्चों रिटेंटिविटी कम या ज्यादा हो, आपको मैंने कल बताया था, किसी का BH लो बड़ा होता है, किसी का पतला होता है, तो हम मटेरियल चूज करते हैं अलग अलग हिसाब से। तो ये जो रिटेंटिविटी है ये क्यों यूज में लेते हैं? ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। अब ये थोड़ा ध्यान से सुने। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों आपको पता होगा DC मोटर और जनरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या है, पहले से उसमें ऑलरेडी रेजिडुअल फ्लक्स चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स लेते हैं। अगर बच्चों कुछ ना कुछ आप रेजिडुअल फ्लक्स रखोगे तो कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी आएगी, क्या आएगी। इसका मतलब रिटेंटिविटी का ज्यादातर यूज किस में होता है? परमानेंट मैग्नेट को
कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और परमानेंट मैग्नेट पीएमएमसी में भी होता है, डीसी में भी होता है, वो सब जगह होता है। ओके, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, लो परमिएबिलिटी, लो एचसी। सॉफ्ट का बीएच लोग पता ही है, नैरो होता है, इसका मतलब एससी तो कम होता है, लेकिन परमिएबिलिटी हाई होती है बच्चों। आपको पता है परमिएबिलिटी का मतलब मैं समझा चुका हूं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल से कितना आसानी से फ्लक्स जाएगा। तो सॉफ्ट मटेरियल तो हम मशीन में, ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज में लेते हैं, तो फ्लक्स तो इजीली जाएगा इसमें से। इसका मतलब परमिएबिलिटी तो हाई होनी चाहिए, एससी लो होना चाहिए, है ना। बीएच लूप क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल का नैरो होता है। इसका मतलब लो एच सी हाई म्यू। आंसर आ जाएगा बच्चों सी। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेक्टेंस की यूनिट बताओ। रिलेक्टेंस क्या होता है बच्चों, रिलेक्टेंस की यूनिट यहाँ पे रिलेक्टेंस का यूनिट यहाँ पे दिया नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन में शायद गड़बड़ है, यहाँ आएगा वेबर। ये करेक्शन कर लेना, वेबर आएगा यहाँ पे, शायद ऑप्शन में उन्होंने गड़बड़ की है, या हो सकता है मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी हो। तो आंसर आएगा बी, एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। ठीक है, डीएमआरसी में आया हुआ है, एसएससी 16 17 दोनों में, ये वो सब। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक दो क्वेश्चन और है। हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन। देखो बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ वोल्टेज ही लिखा था, लेकिन मैंने वोल्टेज हटा दिया, क्योंकि वोल्टेज वाली चीज अभी मैंने बताई नहीं है, वो मैं ट्रांसफार्मर में बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने रखा और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया फ्लक्स डेंसिटी। तो आपको एक चीज पता ही है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होते हैं वो फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं, दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मतलब इंटेंसिटी। तो ये किसको डिनोट करते हैं, ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं बच्चों, ससेप्टिबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इंडक्टेंस हैज द डायमेंशन ऑफ। देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो यही है, उसने पूछा है डायमेंशन, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ टर्न की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो फ्लक्स होता है और करंट होता है, तो इसका मतलब आंसर आएगा ए, फ्लक्स अपॉन करंट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भैया म्यू बराबर होता है म्यू नॉट और म्यू आर। तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये आएगा बच्चों आंसर। क्योंकि यहाँ से म्यू आर निकालोगे तो ये म्यू नॉट जो है म्यू के बटा में चला जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम का, सॉरी आज की क्लास का। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉयल हैज 10 टर्न कैरीज ए करंट ऑफ 750 मिली एम्पियर। आई दे रखा है, टर्न दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है, एसएससी 2014 का क्वेश्चन। अगर कई बार अगर आपको याद नहीं रहे कि यार ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, तो आप यूनिट देख लिया करो यार। ये एम्पियर टर्न पर मीटर किसकी यूनिट है, आपको पता है, एच की यूनिट है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसमें रखो, सॉल्व कर लो। ओके ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भैया। ठीक है, ओके।